तो वंस अगेन वेलकम्स टू सिविल सिविल अड्डा। यहाँ पर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के एई जेई एग्जाम के लिए थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स से स्टार्ट करके, ठीक है, हम लोग एक लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रितेश मिश्रा है। ठीक है, मैंने एमटेक 2016 में कंप्लीट किया था। ठीक है, और उसके बाद से मैं गेट एई जेई एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 9 to 10 years मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स। आज का ये क्लास प्योर बेसिक क्लास होगा। ठीक है, मैं इस क्लास में आपको थर्मोडायनामिक्स के बेसिक चीजों को बताऊंगा कि आखिर थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, और इस सब्जेक्ट में हमें किस किस चीजों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखिए माय डियर। सबसे पहले यदि मैं थर्मोडायनामिक्स वर्ड को देखूंगा, सबसे पहले यदि आप थर्मोडायनामिक्स वर्ड को अच्छे से देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक पहला ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्म, इसी थर्म से थर्मो बना है। और दूसरा ग्रीक वर्ड है डायनामिस, इसी डायनामिस से डायनामिक्स वर्ड बना है। ठीक है, आइए बहुत अच्छा। इस थर्म का मतलब होता है हीट, इसको हम लोग हीट कहते हैं। और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, मोशन। जैसे आप डायनामिक्स वर्ड आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ते होंगे, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि वहां पर मोशन हो रहा होगा। ठीक है, मोशन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके पास पावर होगा, पावर होगा। ठीक है, एंड पावर को आप कैसे लिखते हैं? पावर को हम लोग लिखते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर को आप डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो यहां पर देखिए हमें दो वर्ड मिल रहा है। इस थर्मोडायनामिक्स से हमें दो वर्ड मिल रहा है। पहला वर्ड है हीट एंड दूसरा वर्ड है वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि पूरे थर्मोडायनामिक्स में हम सिर्फ हीट एंड वर्क की बात करेंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम पूरे थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। आप सिर्फ इसी दोनों के बारे में पूरे सब्जेक्ट में देखेंगे, हीट एंड वर्क। दूसरा चीज, हम यहां पर इस सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि हीट किस तरह वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, हीट किस तरह वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने हीट सप्लाई किया। सपोज हीट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। मान लीजिए आपने हीट सप्लाई किया 100 जूल सप्लाई किया और हमें वर्क मिल गया है। सपोज मान लीजिए 40 जूल का वर्क मिला। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 100 जूल सप्लाई किया था लेकिन हमें वर्क सिर्फ 40 जूल मिला है। तो एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी यहां पर 40% हुआ। ठीक है,
लेकिन यदि यदि वर्क हमारा मान लीजिए 80 जूल होता, तब एफिशिएंसी कितना होता? 80%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस सब्जेक्ट में ये देखेंगे कि हीट वर्क में कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट हो पा रहा है। मतलब हमारा कोशिश ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा हीट वर्क में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। आप ही सोचिए, अगर कम वर्क मिलेगा, जैसे फर्स्ट केस में आपने देखा कि 40 जूल का वर्क मिला, तो बाकी का 60 जूल क्या हो गया? बाकी का 60 जूल वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारी इच्छा ये होगी कि हम जितना इनपुट दे रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। तो यदि हम किसी मशीन को 100 जूल का हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा कोशिश ये होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट मिले। मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अगर वहां पर 80 जूल मिल गया, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एफिशिएंसी 80% है, तो ये ठीक है। ठीक है। तो आप यहां पर थर्मोडायनामिक्स को ऐसे करके बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट एंड वर्क के बारे में बात करते हैं, और फिर हम यहां पर कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, इन एन एफिशिएंट मैनर की हम बात करते हैं। यानी यहां पर कन्वर्सन होगा, हीट वर्क में कन्वर्ट होगा, लेकिन एफिशिएंसी के साथ, ज्यादा से ज्यादा हीट वर्क में कन्वर्ट हो सके। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। ओके। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, आप देखिएगा। देखिए, थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ is the science of heat and work। ठीक है। एंड द बेसिक एम द बेसिक एम ऑफ द thermodynamic study is to convert heat into work in an efficient manner। इन एन एफिशिएंट मैनर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट एंड वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का हमारा बेसिक एम क्या है? बेसिक एम है कि हीट कन्वर्ट हो सके वर्क में, और वो भी किस तरह? एफिशिएंट मैनर में। मतलब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो सके, ताकि हमारा मशीन जो हो वो एफिशिएंट मशीन हो। ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक था। अब आइए, अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पे देखिए, ये हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, एंड वर्क भी एनर्जी का ही फॉर्म है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? यदि आपसे अंतर पूछा जाए कि हीट एंड वर्क में क्या डिफरेंस है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे वहां पर। हीट को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड वर्क को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब दोनों में अंतर क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? ठीक है। आइए मैं इस चीज को आपको समझाता हूं। ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, काफी आसान चीज है।
समझ में आ जाएगा। मैं इसको दो तरीके से आपको समझाऊंगा, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को। आइए देखिए, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि ये हमारा चूल्हा है जिसपे हम लोग खाना पकाते हैं। यहां से हीट मिल रहा है, आप चूल्हा को स्टार्ट किए हुए हैं। यहां पर आप उस चूल्हे के ऊपर कोई खाना पका रहे हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखे हुए हैं खाना पकाने के लिए। अब यहां पर देखिए, यहां से हीट दे दिया जा रहा है, यहां से बर्तन को हीट दिया जा रहा है, ठीक है। अब सोचिए, क्या इस हीट को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली यूज करने का मतलब, क्या इस हीट को हम अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? तो देखिए, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस हीट को हम डायरेक्टली यूज किस चीज में कर सकते हैं और किस चीज में नहीं कर सकते हैं, वो समझना है आपको। यहां देखिए, सपोज ये प्रेशर कुकर है, सपोज ये प्रेशर कुकर है। अब यहां पर जैसे ही हीट मिला इसको, अब ये कुकर क्या करेगा? वर्क करेगा। कुकर क्या करेगा? वर्क करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अंदर में आपका जो खाना है, खाना यहां तक है, खाना यहां तक भरा हुआ है। जैसे ही ये हीट मिला, इस हीट के कारण क्या होगा? अब ये खाना क्या होगा? पकेगा। दैट मीन्स खाना ऊपर की तरफ आएगा, यानी इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि अंदर में क्या हो रहा है? वर्क ट्रांसफर हो रहा है, वर्क आ रहा है, वर्क आ रहा है। तो ये यहां पर हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हुआ है, हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ है। और उसी वर्क के कारण आपका खाना जो है जल्दी पकेगा, आपका खाना जल्दी पकेगा। तो यहां पर हमें हेल्प कौन कर रहा है? खाना को पकाने में हेल्प कौन कर रहा है? डायरेक्टली हमें वो वर्क हेल्प कर रहा है। इनडायरेक्टली रूप से आप बोलेंगे कि सर हीट हीट हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब तक हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक खाना कैसे पकेगा। लेकिन जो हमने हीट सप्लाई किया है, अब वो हीट अंदर में चेंज होगा, वर्क में कन्वर्ट होगा, और उस वर्क के हेल्प से आपका खाना जल्दी पकेगा। तो यहां पर हमें जो डायरेक्टली रूप से हेल्प किया है खाना पकाने में, वो वर्क है, ना कि हीट ट्रांसफर है। इसीलिए वर्क को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। मतलब हम उसका यूज किसी भी अच्छे पर्पस के लिए कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हीट का यूज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको टरबाइन का एग्जाम्पल देता हूं। आपने टरबाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है, सेमेस्टर में। ये हमारा टरबाइन है, इसमें कोई भी सब्सटेंस इन कर रहा है और यहां से सब्सटेंस निकल रहा है, ठीक है। दिस इज योर टरबाइन, दिस इज योर टरबाइन, ओके। अब देखिए, टरबाइन में हम जो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे एग्जिट पे एनर्जी होगा कुछ, और ये टरबाइन हमें वर्क प्रोवाइड करता है, ये हमें वर्क प्रोवाइड करता है। और बाद में इसी वर्क का यूज हम इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करके करते हैं। इसी से हमें इलेक्ट्रिक पावर मिलता है, और उसी इलेक्ट्रिक पावर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? घर में करते हैं, घर में या बाकी जगह भी करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यह हम वर्क को क्या कर रहे हैं? वर्क को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, बिजली बनाने के लिए। क्या हम यहाँ पर हीट का यूज कर रहे हैं? नहीं, हम वर्क का यूज करते हैं। इसीलिए वर्क को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कहा जाता है। हम कोई भी अपने डेली लाइफ में काम देखते हैं ना, उसमें हम वर्क का यूज करते हैं, ठीक है। टरबाइन टरबाइन से जो हमें वर्क मिलता है, उसी वर्क का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर बनाने में। कैसे? तो फिर आप पढ़े हैं ना, यहाँ पे जनरेटर होता है, जनरेटर होता है।
टरबाइन का जो वर्क मिल रहा है ना हमें, उस वर्क को हम प्रोवाइड करेंगे किसमें, जनरेटर में। तब जाके जनरेटर हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक पावर देगा। ये टरबाइन के वर्क को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक पावर में। बात समझ में आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम वर्क को डायरेक्टली यूज करते हैं, बट हीट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हीट को हम डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे, एंड वर्क को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो ये मेरा पहला तरीका था हीट एंड वर्क को समझाने का, कि हीट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्यों कहा गया है एंड वर्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्यों कहा गया है। मेरे पास एक और तरीका है इस दोनों को समझाने का, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं दूसरा तरीका, सेकेंड सेकेंड मेथड। आपने यदि कॉलेज में आपने यदि लैब किया होगा, यदि आपने लैब किया होगा, तो वहां पर आपने हीट इंजन देखा होगा, हीट इंजन। ठीक है, चलिए हम लोग हीट इंजन का एक फिगर देखते हैं। ठीक है, ये फिगर हम लोग बाद में भी देखेंगे, बाद में भी ये फिगर हम लोग देखेंगे जब मैं आपको सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर हम लोग इस फिगर को फिर से देखेंगे। ये हमारा हीट इंजन है, ये रिजर्वॉयर है जिसका टेम्परेचर T1, और ये भी रिजर्वॉयर है जिसका टेम्परेचर T2। इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, इसको हम लोग सिंक बोलते हैं। ठीक है, आइए अब यहां पर क्या होता है। ठीक है, इस हीट इंजन में क्या होगा देखिए, सोर्स से इस इंजन को हीट सप्लाई किया जाएगा। इस इंजन को हीट सप्लाई किया गया, क्यू एस, एस फॉर सप्लाई, यानी इस इंजन को हीट सप्लाई किया गया क्यू एस। कहां से सप्लाई किया गया, सोर्स से किया गया, इस रिजर्वायर से किया गया। बात समझ में आ रहा, इस रिजर्वायर से हीट सप्लाई किया गया। हम इसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 100 जूल वैल्यू दिया गया, इतना हीट सप्लाई किया गया, लेट इतना हीट सप्लाई किया गया। अब ये हीट इंजन क्या करेगा, वर्क करेगा। जैसे ही इसको हीट मिला है, अब ये वर्क करेगा। मान लीजिए कि इसने वर्क किया 60 जूल का, तो बताइए, हमने सप्लाई किया था 100 जूल, लेकिन वर्क मिला है सिर्फ 60 जूल, तो बाकी का 40 जूल कहाँ जाएगा, तो बाकी का 40 जूल रिजेक्ट हो जाएगा, यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। उसको हम लोग लिखेंगे क्यू आर, आर फॉर रिजेक्शन, रिजेक्टेड। यानी क्यू आर को हम लोग क्या कहते हैं, हीट रिजेक्टेड, यानी 40 जूल हीट रिजेक्ट हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड। ओके, तो 40 जूल का हीट रिजेक्ट हो गया है। और ये जो सिंक है ना, सिंक, सिंक आपका एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। तो अब आप यहां पर सोचिए कि क्या टोटल, क्या पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, क्या पूरा का पूरा हीट जो हमने सप्लाई किया था, क्या वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ हीट रिजेक्ट भी होता है, कुछ हीट रिजेक्ट भी होता है। तो आप जितना हीट सप्लाई करेंगे किसी भी इंजन में, आपको 100% वर्क नहीं मिल सकता है, यानी वो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकता है वर्क में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, तो उल्टा कर दें मतलब हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली, कंप्लीटली टू वर्क। हीट, सॉरी, हीट जो है वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो सकता है। बट अगर हम इसको उल्टा कर दें, तो आप बोल सकते हैं कि वर्क जो है, वर्क कैन बी कन्वर्टेड,
वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू वर्क, सॉरी हीट, कंप्लीटली इनटू हीट। देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पे, मैंने लिखा है यहां पर कि हीट जो है वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो सकता है। वो आप फिगर में देख रहे हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, लेकिन वर्क हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, वर्क हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट कैसे हो सकता है। आइए, आइए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आप खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए, जैसे आपने देखा टरबाइन, जैसे आपने देखा टरबाइन, टरबाइन में हमें वर्क मिल गया, सपोज 100 जूल का वर्क मिल गया। अब मान लीजिए हम इस वर्क को जनरेटर में लेके जाएंगे। आप जानते हैं हम इसको कहां लेके जाएंगे, जनरेटर में, ताकि हमें क्या मिले यहां पे, ताकि हमें इलेक्ट्रिक पावर मिल सके। लेकिन आप सोचिए, जब हम इस वर्क को जनरेटर तक लेके जा रहे हैं तो हो सकता है यहां से यहां तक जाने में अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, यहां से यहां तक जाने में फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी क्या होगा, यहां यहां से यहां तक आने में खत्म हो जाएगा, घट के जीरो हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक आने में फ्रिक्शन के कारण सारा वर्क खत्म हो गया। ठीक है, यानी ये एनर्जी घट के जीरो हो गया। तो जब फ्रिक्शन के कारण वर्क खत्म हो गया, और हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, तो जब वर्क घट के जीरो हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरा एनर्जी वहां पर मिला होगा। तो ये पूरा का पूरा वर्क जो है, जो कि फ्रिक्शन में खत्म हो गया है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। यानी ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। और वही हीट किसके बराबर होगा, 100 जूल के बराबर। वर्क 100 जूल था, लेकिन फ्रिक्शन के कारण, सपोज मान लीजिए कि ये वर्क घट के जीरो हो गया। तो वर्क घट के जीरो हुआ है, इसका मतलब वहां पे दूसरा एनर्जी मिला होगा। एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हीट में, यानी 100% कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए, वर्क भी 100 जूल था एंड हीट भी 100 जूल है। इसीलिए मैंने बोला आपको कि वर्क को हम लोग हीट में 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए जब विंटर का टाइम होता है, विंटर का टाइम आता है, तो आप, जब आपको ठंडा बहुत लगता है तो आप क्या करते हैं, सोच के देखिए तो। आप अपने दोनों हाथ को रब करते हैं, आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं। तो रब करने में हम वर्क दे रहे हैं, अपने हाथों को वर्क वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं ना जी। क्या हमारा हाथ जो है अपने आप रब होना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसको हम एनर्जी देते हैं, यानी हम उसको वर्क सप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हमारा दोनों हाथ रब होता है। उस रबिंग के कारण वहां पर क्या होगा, आप देखते होंगे कि आपका हाथ बहुत गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? सेम यही चीज होता है जो मैंने यहां पर बताया। जो हम वर्क हाथ को दे रहे हैं, फिर हाथ आपस में रब हो रहा है, तो रब होने के कारण वहां पर फ्रिक्शन काम करेगा। उस फ्रिक्शन की वजह से सारा वर्क आपका घट के जीरो हो जाएगा और वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए आपका हाथ हीट हो जाता है। बात समझ में आ रहा? सेम प्रोसेस यहां पर भी, जो मैंने आपको टरबाइन और जनरेटर में दिखाया है, सेम यही चीज यहां पर भी होता है। ओके, तो अब आइए, जो मेरा मेन पॉइंट था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो क्या है, आइए समझिए। ठीक है, देखिए,
चूंकि हीट वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए इसीलिए हम लोग हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये दूसरा तरीका था डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को समझाने का। मतलब हीट को आप वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन वर्क वर्क को हम हीट में 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस चीज को आपको फिर से समझा सकूं, ठीक है। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अभी तक मैंने बस आपको ये बताया है कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे, हमारा बेसिक उद्देश्य, बेसिक एम क्या है यहाँ पर, कि हीट जो है वर्क में किस एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। एंड उसके बाद फिर हमने बताया आपको कि हीट को हम डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं एंड वर्क को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और उसी दोनों चीज को मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए। ओके, चलिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं, ठीक है। आइए, दुनिया में दो तरह का एनर्जी ट्रांसफर होता है। दो तरह का एनर्जी ट्रांसफर होगा। फर्स्ट फर्स्ट वन इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। एंड सेकेंड वन इज वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर, ठीक है। अगर आप एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे तो दो तरह का एनर्जी ट्रांसफर होता है, एक हीट ट्रांसफर और एक वर्क ट्रांसफर, ठीक है। दो ही तरह का एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज, यहाँ पर ट्रांसफर की बात हो रही है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। सिंपल लैंग्वेज में आप यही कहेंगे कि हाँ, ट्रांसफर का मतलब होता है कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो हमने यहां लिखा है एनर्जी ट्रांसफर, मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक। तो उसका दो टाइप होगा। फर्स्ट वन इज हीट ट्रांसफर एंड सेकेंड इज वर्क ट्रांसफर। आइए, अब हीट ट्रांसफर हम किसको कहेंगे। चलिए, हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हर एक चीज एग्जांपल के हेल्प से समझाऊं, ताकि आप समझ सकें और आपको हमेशा के लिए याद भी रहे। आइए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, किसी भी चीज का ब्लॉक है, सपोज ये पहला ब्लॉक है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस। ओके। अब एक दूसरा ब्लॉक भी है हमारे पास, दूसरा ब्लॉक भी है, उसका टेम्परेचर 30 है। और दोनों को हम कांटेक्ट में रख दे रहे हैं, दोनों को हम कांटेक्ट में लाके छोड़ देते हैं। एक दूसरा ब्लॉक है,
जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को हमने क्या किया, कांटेक्ट में लाके छोड़ दिया। अब क्या होगा, सोच के देखिए। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि अब यहां पर हीट ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। कैसे? ये टेम्परेचर आपका क्या है, हाइयर टेम्परेचर, इसको हम टी एच लिखेंगे, एच फॉर हाइयर। ये हमारा लोअर टेम्परेचर है, टी एल। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हीट का ट्रांसफर होगा, किधर से किधर होगा, हाइयर से लोअर में होता है, हाइयर से लोअर में हीट का ट्रांसफर होगा। क्या ये हीट ट्रांसफर जिंदगी भर चलते रहेगा या हमेशा होते रहेगा? नहीं माय डियर, ये हीट ट्रांसफर हमेशा नहीं होगा। तो कब तक होगा, सोच के देखिए, कब तक होगा? तो जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए। मतलब हो सकता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर जब सेम हो जाएगा, ये पहला था ये दूसरा था, मान लीजिए इसका भी अब 40 हो गया है, इसका भी 40 हो गया है, क्या अब हीट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये तो थर्मोडायनामिक्स का एग्जांपल था। मैं एक आपको फ्लूइड फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़े होंगे, उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिएगा। सपोज हमारे पास एक टैंक है, एक दूसरा टैंक है, ठीक है। इस टैंक में सपोज वाटर यहां तक है, इस टैंक में वाटर यहां तक है, और अब हम दोनों टैंक को एक पाइप से जोड़ देते हैं, पाइप से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? आइए सेम यही चीज का एग्जांपल है। एक का टेम्परेचर हाई था, इसमें देखिए एक का लिक्विड का हाइट ज्यादा है, इसमें एक का टेम्परेचर कम था, इसमें देखिए हाइट एक का कम है। तो यहां पर हीट ट्रांसफर हुआ था, यहां पर किस चीज का ट्रांसफर होगा? वाटर का ट्रांसफर होगा, वाटर फ्लो करेगा यहां पर हीट का फ्लो हुआ था, यहां पे वाटर का फ्लो होगा। किसी भी चीज का फ्लो तो हो रहा है ना जी। तो देखिए यहां पर जो वाटर का फ्लो होगा, क्या जिंदगी भर फ्लो होते रहेगा? नहीं होगा। कब तक होगा? तो जब तक दोनों दोनों टैंक में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि यहां पर वाटर का लेवल घट गया, यहां पर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। अब देखिए दोनों लेवल क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो क्या अब वाटर फ्लो करेगा? क्या अब वाटर फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। जैसे यहां पर आपने देखा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी तरह का हीट फ्लो नहीं होगा। उसी तरह यहां पर जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, तो क्या वाटर फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी भी चीज का यदि फ्लो हो रहा है, तो वो हमेशा हाइयर से लोअर में होगा, ठीक है। नेचुरली नेचुरली की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपके घर में मोटर है, मोटर है, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है। आप घर में मोटर लगाते हैं, ये क्या करता है? मोटर नीचे से पानी को आपके घर के फ्लोर तक पहुंचाता है। आप ही बताइए, क्या ये नेचुरली ऐसा कर रहा है? नहीं, ये अपने आप तो नहीं कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या बोला। दुनिया में किसी भी चीज का यदि फ्लो हो रहा है, तो वो नेचुरली किधर से किधर होगा, हाइयर से लोअर में होगा। लेकिन लोअर से हाइयर में भी फ्लो होता है, लेकिन वो नेचुरली नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है। उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। जैसे मोटर, मोटर का अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ कर दें, मोटर का कनेक्शन को यदि हम ऑफ कर दें, तो क्या ये धरती के नीचे से पानी को आपके घर तक पहुंचाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। मतलब ये मोटर लोअर हाइट से
लोअर से हायर में वाटर का फ्लो करवा रहा है, तो ये नेचुरली तो होगा नहीं, लेकिन हाँ फोर्सफुल्ली होगा। फोर्सफुल्ली का मतलब हम एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, मोटर का कनेक्शन ऑन कर देंगे। जैसे ही मोटर का कनेक्शन ऑन करेंगे तब वो लोअर से हायर में हीट वाटर का फ्लो करवा देगा। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, वाटर का एग्जांपल तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा हीट हीट का एग्जांपल बताइए, चूंकि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो आइए उसका उसका भी एग्जांपल है मेरे पास। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, आपके घर में जो फ्रिज है वो क्या करता है, सोच के देखिए तो। वो क्या करता है, वो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और वो लगातार हीट को यहां से बाहर करते रहेगा। अंदर में लो टेम्परेचर है और बाहर में क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो आप देखिए फ्रिज क्या करता है, फ्रिज जो है हीट का ट्रांसफर करवाता है, किधर से किधर, लो से हाई के तरफ। तो क्या ये नेचुरली होगा, क्या ये अपने आप होगा? नहीं माय डियर, ये अपने आप नहीं होता है। अपने आप क्या होगा, अपने आप यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने आप हाई से लो में जाएगा, लो से हाई में तो अपने आप जाएगा नहीं। अगर आप फ्रिज को ऑफ कर दें, फ्रिज को ऑफ कर दें तो क्या वो लो से हाई में हीट को फ्लो करवा पाएगा? नहीं। तो जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं, ऑन का मतलब क्या है, हम उसको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर करवाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नेचुरली बात करेंगे तो दुनिया में हर एक चीज का फ्लो हाई से लो में होगा। अगर फोर्सफुली की बात करें तो लो से हाई में भी हो सकता है, उसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको तीन चार एग्जांपल बताया है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए कि हीट ट्रांसफर को यदि आपको डिफाइन करना हो तो हीट ट्रांसफर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, हीट ट्रांसफर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइए देखिए, जब भी किसी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जब भी किसी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इसका मतलब है कि वहां पर दोनों बॉडी के बीच में जिस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, दैट एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। बात समझ में आ रहा? जब भी आप देखिए किसी भी दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसका साफ मतलब यह है कि दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैं डेफिनेशन इसका लिखता हूं, द एनर्जी ट्रांसफर, ये सारा एग्जाम्पल था माय डियर, ठीक है, ये सारा आपका एग्जाम्पल था। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, द एनर्जी ट्रांसफर विच इज एसोसिएटेड, सेशन इसीलिए कट हो गया था क्योंकि जूम पे 45 मिनट का ही ना मीटिंग होता है, इसीलिए सेशन कट हो गया था 45 मिनट होने के बाद। विच इज एसोसिएटेड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर, उसे हम लोग हीट ट्रांसफर कहेंगे। ओके, चलिए, एंड जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, सेम हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। एक वर्ड ये हम लोग बाद में भी देखेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग बाद में भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख लीजिए, जैसे ही दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो हम ऐसा कहेंगे कि दोनों बॉडी अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। अब किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर उन दोनों के बीच में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा?
तो इतना सेंटेंस लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझा दिया है, आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए, अब दूसरा एनर्जी ट्रांसफर जो आप देख रहे हैं वो हमारा क्या है, वर्क ट्रांसफर। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ओके, आइए, इसके डेफिनेशन में हमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। आपको मैंने एग्जाम्पल ऊपर में दिखाया था, टरबाइन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। टरबाइन में आप क्या देखते हैं, टरबाइन में हमें वर्क ट्रांसफर मिलता है, वर्क ट्रांसफर मिलता है, ठीक है। आप देखिए यहां से, वर्क ट्रांसफर भी एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर ही है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तब तो वहां पे अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा उसे तो हम हीट ट्रांसफर कहेंगे। तो फिर आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर फिर वर्क ट्रांसफर क्या होगा? तो सुनिए अच्छे से, अगर कहीं पर भी अगर कहीं पर भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग क्या कहेंगे फिर, वर्क ट्रांसफर कहेंगे। फिर से सुनिए, कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो उस एनर्जी ट्रांसफर को हम वर्क ट्रांसफर कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम इसे डिफाइन ऐसे करेंगे कि ऐसा एनर्जी ट्रांसफर जो टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन रीजन को छोड़ के किसी और कारण से हो रहा हो तो उसे हम वर्क ट्रांसफर कहेंगे। यहां पर तो मैं आपको वो डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लेकिन फिर आप आगे थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड टॉपिक है, हीट एंड वर्क एनर्जी इंटरेक्शन, जब स्टार्ट करेंगे ना, तब वहां पर हम लोग वर्क ट्रांसफर का एक अच्छा सा डेफिनेशन देखेंगे। अभी फिलहाल आप यही डेफिनेशन देखिए। तो आइए इसको लिखते हैं, द एनर्जी ट्रांसफर which occurs which occurs due to the reason due to the reasons other than due to the reasons other than टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन को छोड़कर, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के रीजन को छोड़कर किसी और कारण से यदि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा तो उसे हम वर्क ट्रांसफर कहेंगे। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका एनर्जी ट्रांसफर। इसका दो टाइप होगा, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। आइए, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का मैंने आपको डेफिनेशन लिखा था। क्या लिखा था देखिए तो, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ हीट एंड वर्क, ये मैंने लिखा था। मतलब थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क का साइंस है। आइए, सबसे पहला चीज, ठीक है, सबसे पहला चीज मैं यहां पे नोट करके आपको लिखता हूं, पूरे थर्मोडायनामिक्स में, पूरे थर्मोडायनामिक्स में अगर कहीं पर भी सिर्फ हीट लिखा हुआ है, सिर्फ हीट लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि वो हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हम हरे सॉरी हमेशा हीट ट्रांसफर ही लिखा रहे, ठीक है। सेम थिंग, दोनों क्या है, सेम सेम थिंग है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहीं पर हीट लिखा हुआ था, कहीं पर हीट ट्रांसफर लिखा हुआ है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। हीट लिखा हुआ है दैट मीन्स हीट ट्रांसफर, वर्क लिखा हुआ है कहीं पर, इसका मतलब वो वर्क ट्रांसफर की बात करना चाह रहा है आपसे। ये भी है आपका सेम चीज। बात समझ में आ गया? अब आइए, अब यहां पर आप देखिए जो डेफिनेशन मैंने लिखा था, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ हीट एंड वर्क। मतलब हीट लिखा हुआ है तो हम इसे हीट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, वर्क लिखा हुआ है मतलब वर्क ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। और हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एनर्जी ट्रांसफर। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, एनर्जी ट्रांसफर में कौन कौन सा आता है? हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। तो क्या हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं माय डियर। सो थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो आप यहां पर उसको लिख सकते हैं। सो थर्मोडायनामिक्स, देखिए थर्मोडायनामिक्स को मैं शॉर्ट में अब इसके बाद ऐसे लिखूंगा, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स मैं ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके आगे हम थर्मोडायनामिक्स को ऐसे करके ही लिखेंगे। सो थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, तो ये था माय डियर थर्मोडायनामिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने आज के इस सेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया है। मैंने मैंने बस आपको थर्मोडायनामिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है? ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, इसका नॉलेज होना जरूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन था, एंड आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, जो कि आपने पढ़ा होगा इंटेंसिव से, सॉरी सॉरी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे वहां पर कि प्रॉपर्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें आपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। तो ये सभी चीज हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है? तो आज का ये क्लास तो प्योर इंट्रोडक्शन था। कल से मेन आपका थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी चीज में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है? मैं उस चीज को आपको क्लियर करूंगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, अगर किसी भी चीज में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट कीजिए। या अगर क्लियर है तो आप कमेंट कीजिए कि क्लियर है, ठीक है? अगर चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है ना तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आसानी से आगे बढ़ सकूं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से बस मेरी बातों को सुनेंगे ना अच्छे से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेंगे मेरे से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए माय डियर, आज हम लोग सेशन को यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है? सेशन रिकॉर्ड हो गया है तो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है? सो थैंक यू माय डियर, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।
वेटेज, ओके ओके ना, ठीक है बिल्कुल। देखिए, थर्मोडायनामिक्स से बेसिकली जो है, ठीक है, ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, लेकिन हाँ इतना तो आप श्योर हो सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स से 5 से लेके 8 क्वेश्चन के बीच में हर एक एग्जाम में वेरी करता है, ठीक है। तो एई और जेई के एग्जाम में आपका वेटेज यही रहेगा, 5 to 8 क्वेश्चन के बीच में ये आपका पूछा जाएगा। और आप इतना श्योर रहिए कि थर्मोडायनामिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, आप सारा क्वेश्चन करके आ सकते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सिंपल रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माय डियर, ओके, सो बाय बाय।